जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बनाया था, वो हमने बनाया था एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था। आज जो है हमने उसी लॉगिन फॉर्म को डेटाबेस में उसका डेटा स्टोर कैसे करते हैं, ये देखेंगे कि हमने किस तरीके से डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है। तो हमने फॉर्म बनाया था लास्ट, जो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये फॉर्म था जो हमने क्रिएट किया था, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। और आज हमने जो काम करना है वो इसी के अंदर, ये जो दोनों हमने टेक्स्ट बॉक्सेस दिए थे, उन्हीं में डाटा हम जब डालें तो वो स्टोर हो जाए आपके डेटाबेस में। उसके लिए हम माई एसक्यू लाइट नाम से एक डेटाबेस है, उसको यूज करते हैं। उसको डेटाबेस को यूज करेंगे, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो सारा उसमें स्टोर हो जाएगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसके अंदर 2 फाइल्स बनाएंगे, 2 फ़ोल्डर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, ये आपकी ऐप होगी, ये जो जब आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये पहले भी मैंने बताई ये चीज़ें। तो वो ये आपका ऑटोमेटिकली ग्रेडेड बिल्ड की जितनी भी फाइल्स हैं आपके एंड्रॉइड की, वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। और यहाँ पर ऐप के अंदर आकर आपने यहाँ जावा पे आपने ओपन कर लेना है इसको। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर आके आपने 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। मैंने दोनों क्रिएट की है, जैसे कि यहाँ 2 फ़ोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करनी है। तो पहले फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं आपने। फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करने हैं, यहाँ पर न्यू पर आएंगे। न्यू पर आके आपने यहाँ से उसकी क्लास बना लेनी है एक जावा की। पहले आपने फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं, उसके बाद आपने क्लास बनानी है, ठीक है। ये आपने यहाँ से कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से ही आपने, जैसे ही इधर 2 फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएंगे, ये वाला और एक ये वाला, उसके बाद आपने यहाँ से न्यू पर आके आपने एक यहाँ से क्लास क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने 2 फ़ोल्डर क्रिएट किए, एक डाटा नाम से, एक पैरामीटर डाटा के अंदर आपने माई डीबी हैंडलर का एक आपने फाइल क्रिएट कर लेनी है जावा की, और एक पैरामीटर के अंदर पैरामीटर्स की एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। बेसिकली जावा के फ़ोल्डर के अंदर आपने ये 2 फाइल क्रिएट कर ली। इन दोनों का काम क्या है ये भी मैं आपको आहिस्ता से बताती हूँ। ये हमारा पैरामीटर जो है, ये तो हम गेटर सेटर जब हम लगाएंगे उसके लिए हम यूज करेंगे। और माई डेटाबेस, ये डेटाबेस की सारी फाइल्स वगैरह इसके अंदर स्टोर होंगी। जो जो चीजें हमने मॉडिफिकेशन करनी है वो सारी इसमें डीबी हैंडलर के अंदर डेटाबेस का सारा डेटा का लिंक, डेटाबेस क्रिएट करना, सब कुछ इसके अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। आप इसकी फाइल्स पर आ जाते हैं। जैसे हमने डीबी हैंडलर की जो ये उसमें हमने कोडिंग की है, थोड़ी सी, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही कोड है। इसको जरा देख लेते हैं कि कोड में है क्या क्या चीजें, कौन कौन सी हमने इसमें पैकेज यूज किए हैं, कौन सी हमने स्टेटमेंट्स यूज की हैं, क्लासेस वगैरह। स्टार्ट में जो है ये आपका, ये भी बताया कि ये आपका पैकेज है, ये आपकी उसका नेम है जो आपने अपने बनाया है, आपने जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका नेम है। और ये डाटा नाम से जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ, जिस फ़ोल्डर में ये पड़ा हुआ था, ये उसकी लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है। अब बताते हैं इसमें नेक्स्ट हमने क्या करना है। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, ये वाली जितनी भी हैं ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो हम लाइब्रेरीज भी जिसको हम कहते हैं, और हमने उसको इंपोर्ट करवाया है। इसमें हम कंटेंट वैल्यू की जो हमने लाइब्रेरी यूज की है, ये हम स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने में मदद देती है। इट्स हेल्प टू स्टोर डाटा इन की वैल्यू पेयर्स में। जो वैल्यू पेयर्स में हमारे पास डाटा आ रहा होता है की वैल्यू पेयर्स में, उसको स्टोर करने के लिए हम कंटेंट वैल्यू, ये स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं, या ये लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं। दूसरी है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट आपके ऐप इन्वायरमेंट के बारे में, कि ऐप आपकी किस की इन्वायरमेंट क्या है, किस पे बेस करती है, ये उसको कंटेंट को जाहिर कर रही है। उसके बाद आपके पास ये कर्सर है, डेटाबेस कर्सर की है एक लाइब्रेरी। ये सारी आपको खुद ब खुद लोड होना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे आप एसक्यूएल लाइट को और ओपन हैंडलर, इन दोनों को जब आप यूज करोगे, इनकी एक्सेसिबिलिटी वो आपको खुद ब खुद यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस जो है वो आपकी यूज होती है
ये इंटरेक्ट करती है विद SQLite डेटाबेस के साथ। आपका जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हो SQLite की, उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं, इंटरेक्ट करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक हो गया। ये SQLite ओपन हेल्पर जो है, ये हेल्प करती है डेटाबेस को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना। ठीक है, ये आपको मैनेज करने के लिए, ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, और ये डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उसके वर्जन को मैनेज करने के लिए कि कौन सा वर्जन आप यूज करें, उसमें आपको हेल्प करेगी। तो ये आपकी सबसे पहली वाली जो हो गई, ये वाली आपकी कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, इसके बारे में बता दिया मैंने। ये आपको डाटा को स्टोर करने में हेल्प की, पेयर वाली वैल्यू जो होती है उनको स्टोर करने में हेल्प करती है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपकी आप एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपकी ऐप क्या एनवायरनमेंट है, क्या वो वर्क कर रही है, क्या आप काम करवाना चाह रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ पर एक सिंपल लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया, उस लिहाज से SQLite जो है, SQLite डेटाबेस, ये आपकी इंटरेक्शन बताती है, इंटरेक्ट करती है आपके डेटाबेस के साथ। और लास्ट वाली जो है SQLite ओपन हेल्पर की जो लाइब्रेरी हमने यूज की है, ये वाली लाइब्रेरी डेटाबेस को क्रिएट करने, उसका वर्जन और डेटाबेस को मैनेज वगैरह करने के लिए हमने ये वाली लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली अभी हमने यूज नहीं की, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। वैसे लॉग जो है हम यूज करते हैं फॉर लॉगिंग डीबग इंफॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन होती है उसको डिबग करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें यूज नहीं हुई थी, सिर्फ ये इम्पोर्ट हुई थी, इसलिए ये यूज नहीं हुई। जो यूज नहीं होती वो इस तरह से आपको शो हो रही होती है। ये बार आपके पास है क्लास डिक्लेरेशन। आपके पास कौन कौन सी क्लासेस हैं, ये वाली हमने ये क्लास डिक्लेयर की हुई है। इसमें जो हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई है MyDB हैंडलर के नाम से। ये वाली क्लास जो है एक्सटेंड हो रही है आपकी SQLite ओपन हेल्प, जो कि लाइब्रेरी हमने पहले ही यूज की है, ये वाली, जो कि आपको हेल्प कर रही है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये वाली क्लास इससे एक्सटेंड हुई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, यहाँ पर हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है विद द नेम ऑफ लॉगिन डेटाबेस के नाम से। ठीक है, आपके पास MyDB जो होती है हैंडलर, वो हेल्प करता है डेटाबेस रिलेटेड टास्क, जो आपके डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, लाइक क्रिएटिंग टेबल्स और इंसर्टिंग टेबल। तो MyDB हैंडलर जो है वो किससे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपके डेटाबेस को भी हैंडल करता है और उसको टेबल्स को और डाटा को टेबल को क्रिएट करने में और डाटा को इंसर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए ये इंटरेक्ट हुई है इसके साथ, एक्सटेंड हुई है इसके साथ। उसके बाद दूसरा, आप यहाँ पर डेटाबेस का वर्जन 1 प्रोवाइड कर देना है। आप वर्जन जो यूज करें हैं वो 1 यूज करें, मतलब जितने भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उनके वर्जन आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर टेबल का नेम आपने डिफाइन करना है कि आपका जो टेबल था वो कौन सा। लॉगिन टेबल मैंने पहले डेटाबेस क्रिएट की लॉगिन डेटाबेस के नाम से, फिर उसका टेबल बनाया, उसमें 2 फील्ड्स यूज की हैं, एक ईमेल एंड दूसरी पासवर्ड। तो ये आपका कॉलम जो है, एक है ईमेल के नाम से, दूसरा आपका पासवर्ड के नाम से है। उसके बाद हमने SQL क्वेरी लगाई है डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो आप लोगों ने क्वेरी पढ़ी हुई भी है पहले कि हम क्वेरीज कैसे हम लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं जिन्होंने किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। सबसे पहले आपके पास जो है, हम क्यूरी SQL क्यूरी जो होती है वो हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम स्टोर कर सकें SQL कमांड को, टू क्रिएट अ टेबल, सॉरी, टेबल को क्रिएट करने के लिए हम SQL कमांड जो है उसको यूज करते हैं। सबसे पहले SQL टेबल है, जो कि SQL कमांड टू क्रिएट अ टेबल, एक टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम है। उसके बाद आपके पास ईमेल और पासवर्ड, 2 आपने फील्ड सेलेक्ट की है, जिसमें मैंने ईमेल को एज अ प्राइमरी की यूज किया है, और जो पासवर्ड है वो सिर्फ आपका टेक्स्ट जो ले रहा है वो है। ठीक है, प्राइमरी की कौन सी है हमारी, ये वाली। ठीक है, इसको हमने प्राइमरी की कंसीडर किया है, क्योंकि ये हम एक प्राइमरी की तो होना जरूरी है। जब हम डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं या हम डिलीट करते हैं तो हमें एक की जरूरत पड़ती है। अब प्राइमरी की के बारे में बताना
थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि प्राइमरी की एक यूनिक आप ऐसी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होता है आपको टेबल को। ठीक है, उसके बाद MyDB हैंडलर के नाम से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है ताकि हम अपनी डेटाबेस में वैल्यू को पास कर सकें। ठीक है, पास द डेटाबेस नेम एंड वर्जन, उसमें हमने उसके साथ में डेटाबेस का नेम बताया है और उसका वर्जन बताया है। ठीक है, के बाद हमने ऑन क्रिएट का मेथड यूज किया है। यहाँ पर ऑन क्रिएट का मेथड आई थी मैंने पहले भी बता दिया है कि हम ये यूज करते हैं जब हमें डेटाबेस को फर्स्ट टाइम हमने क्रिएट करना होता है, तो हमने यहाँ पर उसका मेथड यूज किया है, ऑन क्रिएट का मेथड यूज किया ताकि हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन क्रिएट का मेथड फॉर एसक्यूलाइट डेटाबेस DB, तो उसमें क्या होगा कि ये आपका एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपकी हमने ये यूज किया है ऑन क्रिएट का मेथड। और यहाँ पर एग्जीक्यूट टेबल जो यूज किया है ये आपको ये एक SQL की कमांड है जो कि क्रिएट करेगी, आपको टेबल को क्रिएट करने में हेल्प करेगी। ये वाली क्रिएट टेबल वाली db.exe मतलब ये वाली कमांड जो है ये हेल्प करेगी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ऑन क्रिएट का टेबल, अगर आपके डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं है देन आपका ये डाटा जो ये टेबल जो है वो आपके डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाए। तो ये वाली जो पूरी ये वाली स्टेटमेंट है ये हमने इसलिए यूज की है ताकि आपका वहां पर टेबल क्रिएट हो जाए। टेबल वो डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई भी तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ये इंश्योर कर रहा है कि नो एरर इफ टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फिर ऑन क्रिएट DB, तो DB डेटाबेस को क्रिएट कर दो। इसके बाद आपके पास इंसर्ट डाटा का मेथड यहाँ पे हमने यूज किया है। ये मेथड यूज किया है डाटा को इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस के अंदर। हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप रखी है ईमेल की, पासवर्ड के लिए भी हमने स्ट्रिंग ही रखी है। उसके बाद हमने SQLite डेटाबेस DB नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डेटाबेस को ओपन करें और राइट कर सकें। डेटाबेस को ओपन करने के लिए और राइट करने के लिए ये वाला मेथड हमने यूज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंटेंट वैल्यूज, ये सारी चीजें वैसे आप लोगों ने डेटाबेस जब हमने वेब पढ़ी होगी तो उसमें ये चीजें शायद पढ़ी हों या आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ी, दूसरे सेक्शन में एक से मैंने पूछा था कि नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट के उन्होंने C# पढ़ी थी, उनको पता है इन चीजों का। आई थिंक उनको इन चीजों का पता होगा, आप लोगों को इतना नहीं पता। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आपके बिल्कुल C# से ही रेलिवेंट करती है। उसके बाद ये आपकी राइटेबल डेटाबेस का मेथड आ गया। उसके बाद है कंटेंट वैल्यूज, वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, हमने एक मैंने पहले भी बताया कि पेयर की वैल्यू पेयर के बारे में बताया था जो स्टोर करेगा आपकी ईमेल की वैल्यू को और पासवर्ड की वैल्यू जो आपने कंटेंट वैल्यू हमने यूज की है यहाँ पर लाइब्रेरी मैंने टॉप में बताई थी ये वाली कंटेंट वैल्यूज, ये इसी से रेलिवेंट है, ये इसी का काम करिए। वैकी आपकी जो वैल्यूज होती हैं की पेयर वैल्यूज उनको स्टोर कराने के लिए ईमेल और पासवर्ड की वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हमने यूज किया है वैल्यूज डॉट पुट का मेथड है ये यूज किया है। और ये पासवर्ड आपको पता है, आपको अपने कंप्यूटर में सिस्टम में आप एक एक चीज बतानी पड़ती है उसको, फिर ही वो डाटा स्टोर करेगा, तो इसलिए वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम ये मेथड्स यूज कर रहे हैं। लॉन्ग रिजल्ट डाटा टाइप है, रिजल्ट नाम का एक हमने वेरिएबल यूज किया db.insert और फिर उसके आगे टेबल का नाम और उसके बाद उसकी वैल्यू को नल कर दिया है, उसकी टेबल का नाम, क्योंकि ये नेम जो है ये नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था ऊपर, उसके अंदर टेबल का नाम डाला हुआ है।
ये उसी नाम से है, इधर है ये रहा, ठीक है, टेबल नेम और उसके अंदर लॉगिन टेबल। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये टेबल वो नहीं है, इंसर्ट वो सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर मैंने उसको डाल दिया है, तो ये कंफ्यूजन अगर है तो वो दूर हो जाएगी। वैल्यूज जो हैं वो आपने नल रखनी है, db डॉट क्लोज, तो ये आपका यहाँ पर डेटाबेस क्लोज हो जाए। बस ये इंसर्ट की एक क्यूरी है जो हमने यूज की है, ठीक है। फिर रिटर्न रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1, ये इंश्योर करा रहा है कि जो वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू उसमें होनी चाहिए। रिटर्न तब करेगा जब कोई भी वैल्यू उसके अंदर इनपुट नहीं हो रही। रिटर्न ट्रू इफ इंसर्शन वाज सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज जो थी मैंने आपको असाइनमेंट में भी दी थी, और मैंने कहा था कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर तो एक बार अगर आप लॉग इन किया है, वैसे तो मैंने असाइनमेंट ये दी थी कि ऑलरेडी अगर रजिस्टर है तो फिर वो लॉग इन हो, अदरवाइज वो ना हो। तो ये मैंने लॉग इन के ऊपर ही लगा दी है एक कंडीशन, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए असाइनमेंट को कंप्लीट करने में, कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो दिखा दे कि एक ही बार में शो ये मैसेज करा दे कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटाबेस। एक ही बार रजिस्टर जो हो गया है वो एक ही बार रजिस्टर होगा, मल्टीपल टाइम एक ही ईमेल के साथ कोई बंदा रजिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता। ये स्ट्रिंग ईमेल और ये एसक्यूएलाइट आपकी वही डेटाबेस डीबी दिस डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस, पहले राइटेबल था अब रीडेबल है क्योंकि वो चेक कर रहा है, तो रीडेबल डेटाबेस बाकी डेटाबेस को रीड कर सके। और ये कर्सर इज इक्वल टू आपका डीबी रॉ क्यूरी, एक क्यूरी हमने लगा दी है यहाँ पर कि सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम वही है लॉगिन डेटाबेस के नाम से जो हमने बनाया था, कॉलम नेम है ईमेल, और उसके बाद वहां पर वो उसको सर्च करेगा, अगर ऑलरेडी यूजर मौजूद है वहां पर उस ईमेल के साथ, उस ईमेल आप लोगों ने स्टोर की होगी फॉर्म के थ्रू, अगर वो उसमें इंसर्ट ऑलरेडी है डेटाबेस के अंदर तो वो फिर आपको कहेगा कि यूजर ऑलरेडी फाउंड। उसके बाद कर्सर क्लोज, ये दो मेथड हमने, ये जो कर्सर है इसका भी एक लाइब्रेरी ऊपर यूज की है। वाली जो लिखी हुई है कहाँ गई, कर्सर वाली, ये वाली ग्रेटर देन 0, कर्सर डॉट गेट काउंट ग्रेटर देन 0, ये बताती है, ये चेक एक लगाया है कि इफ एनी रो, कोई भी रो आपकी अगर ईमेल से मैच कर रही है किसी ईमेल से, तो वो आपको एक क्लोज द कर्सर यानी कि रिटर्न ट्रू कर देगा इफ ईमेल एग्जिस्ट, अगर ईमेल आपकी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये एग्जिस्ट का, और ये कर्सर डॉट क्लोज यानी कि वो क्लोज कर देगा उसको, और वो बोलेगा कि ये आपके पास ऑलरेडी ये पर्सन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये मैं रन करके दिखाऊंगी ना तो ये तब चलेगा, एक बार यूजर अगर डेटाबेस के अंदर मौजूद है तो वो आपको कह देगा कि भाई यूजर तो ऑलरेडी मौजूद है तो आप दोबारा से रजिस्टर नहीं हो सकते, या ये लॉगिन बनाया था तो ये लॉगिन के लिहाज से है कि आप रजिस्टर एक बार हो चुके हो, ठीक है। सो ये यहाँ तक है, इसका ये कंप्लीट हो गया है। देन हमारे पास पैरामीटर्स हम यूज करें, जो पैरामीटर की फाइल है यहाँ पर, पैरामीटर पास करने के लिहाज से पैरामीटर जो वैल्यूज होती हैं वो पास करने के लिए एक अलग से फाइल बना दी है, उसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो आपकी पास होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका वही पैकेज का नेम है जो है, ठीक है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, उस डॉट पैरामीटर जो आपका जिस फोल्डर के अंदर ये आपने क्रिएट किया ये उसका नाम है, ठीक है। और इसमें हमने दो तरह की फील्ड यूज की है, एक ईमेल और दूसरी हमने पासवर्ड की यूज की है।
जो और प्राइवेट रखा है क्योंकि हम इसे एक्सेस करें विद इन दिस क्लास। इसी क्लास के अंदर हमने जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स यूज करने हैं ये सिर्फ इसी के लिए हैं। ये वाली क्लास जो पैरामीटर की क्लास बनाई है सिर्फ इसी के अंदर इसको एक्सेसिबल करना है, इसलिए हमने इन दोनों को प्राइवेट रखा है। और हम स्टोर करा दें ईमेल और पासवर्ड दोनों वैल्यूज को। ईमेल की जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में हम डाटा ले रहे हैं और पासवर्ड को भी ऐसे ही। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं पैरामीटर एज ऑब्जेक्ट और विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पर पैरामीटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके अंदर दो वैल्यूज ली हैं, एक ईमेल और दूसरी हमने पासवर्ड। ये कंस्ट्रक्टर एक तरह की स्पेशल मेथड है जो हम यूज कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और हम इनिशियल वैल्यूज जो होती हैं उनको सेट करने के लिए हम यूज कर रहे थे। जो हम फील्ड्स लेते हैं ना, जैसे ईमेल और पासवर्ड की हमने ली है, तो उसकी वैल्यूज को सेट करने के लिए हम जो है वो कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ताकि हम उसी ऑब्जेक्ट को बार बार यूज कर सके। हमें बार बार एक ही तरह के चीजों को दोबारा से राइट ना करना पड़े, उसी ऑब्जेक्ट को हम बार बार यूज कर सके। अब तो मेरे ख्याल में ये बात तो आप लोगों को पहले से भी पता होगी कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, क्या पर्पस है। तो जो पब्लिक पैरामीटर है वो एक कंस्ट्रक्टर है फॉर पैरामीटर क्लास के लिए, जबकि आपकी स्ट्रिंग ईमेल और आपका स्ट्रिंग पासवर्ड जो है ये पास कर रहा है, वैल्यूज को पास कर रहा है टू अ कंस्ट्रक्टर। और दिस डॉट ईमेल जो है वो आपके रेफर कर रहा है टू द क्लास ईमेल। जो आपकी ईमेल की क्लास है, वो जो आप क्लास है जो आपके पास, उसमें जो ईमेल की जो फील्ड है उसको पास करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। पॉइंट कर रहा होता है कि ये वाली फील्ड जो है इसके अंदर पैरामीटर आपने पास करने हैं, और पासवर्ड जो है वो दूसरा आपकी जो फील्ड है इस वाली फील्ड के अंदर। ये एक तरह के अलार्मिंग या पॉइंट होता है, या हम एक फ्लैग जैसे हम कहते हैं, वो उसके हिसाब से हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पे गेटर एंड सेटर दो तरह के, हमने ये गेट ईमेल हम गेट के लिए यूज कर रहे हैं, सेट इसमें यूज नहीं हो रहा था, सिर्फ गेट करने के लिए यूज हो रहा है, गेट पासवर्ड। ठीक है, हमने सेटर नहीं यूज को डिफाइन जरूर किया है, बट ये एक्सेसिबल नहीं है, ये वाला मतलब ये यूज हो रहा है इसमें। इसे बताने के लिहाज से दोनों चीजें मैंने इसमें लिखी हैं। गेट ईमेल जो आप हम फॉर्म के थ्रू मेल गेट होगी तो वो जब डेटाबेस पे जाएगी तो उसके लिए उसके पीछे भी कोई ना कोई प्रोसेसिंग है, और वो ये है। ठीक है, ईमेल को गेट करने के लिए, और रिटर्न ईमेल का हमने यूज किया है। और ठीक हो गया। उसके बाद आपके ये वाली तो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपके पास है मेन जावा का जो कोड है वो हमने यूज करना है। क्लासेस जो हमने इसमें यूज की हैं वो हमने यहाँ पर क्या एक एनकैप्सुलेट फील्ड यूज की है प्राइवेट के साथ, जिसके अंदर हमने गेटर और सेटर के कंट्रोल्स ये लगाए हैं। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, ये हमारी एक फील्ड है जो कि प्राइवेट है और इंश्योर कराता है कि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, और हम इसको मॉडिफाई आउटसाइड द क्लास और हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ये वाली प्राइवेट फील्ड को। इट्स अ इनकैप्सुलेशन मतलब हिडन रखना। इनकैप्सुल जैसे हमारे पास एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर जितने टैबलेट जो होती है हमारे पास, वो मतलब इनकैप्सुल होती है ना, मतलब जो अंदर मेडिसिन है वो इनकैप्सुल होगी, तो वो आपको शो नहीं हो रही थी। ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट किया जो सिंप्लीफाई ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और ये इंश्योर करवाता है कि फील्ड जो डाटा हमें चाहिए था वो मिल रहा है। ठीक है, हमने एक ईमेल का और एक पासवर्ड का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने ये इंश्योर कराया कि कोई ना कोई डाटा उसमें आ रहा है। फिर हमने सेटर और गेटर की दो मेथड यूज किए जो कि वैल्यूज को रिट्रीव करवाने के लिए, सेटर अपडेट करने वगैरह के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी हमने अपडेट का तो कोई यूज किया नहीं है, तो हमने यूज किया है यहाँ पर सिंपल वैल्यूज को गेट करने के लिए। हम लोग बात करते हैं प्राइवेट की, अगर हम बात करें तो प्राइवेट और जावा की जो हमने एक अलग से ये पैरामीटर और जावा, ये हमारे पास पैरामीटर को रिट्रीव करवाने के लिए हम अपने डेटाबेस में से जो डेटाबेस में वैल्यूज हैं उनको रिट्रीव वगैरह कराने के लिए हम यूज करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर ये बता दिया, हमने पब्लिक नाम से पब्लिक क्लास रखी है पैरामीटर की, उस क्लास के अंदर 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक ईमेल का, दूसरा पासवर्ड, और ये प्राइवेट है, ठीक है। उसकी डाटा टाइप हमारी स्ट्रिंग है, क्योंकि टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये हमने प्राइवेट रखा, क्योंकि ये इसी क्लास के अंदर पैरामीटर की ही क्लास के अंदर यूज हो सकते हैं। उसके बाद हमने पब्लिक पैरामीटर्स, एक पब्लिक नाम की हमने एक बनाई है, और ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है पब्लिक, और उसके अंदर 2 हमने जो एक ईमेल है और दूसरा पासवर्ड है, तो हमने उसकी वैल्यूज लेने के लिए हमने ये वेरिएबल्स यूज किए, दिस डॉट ईमेल, और ये हम ये पॉइंट करते हैं कि इस वाली फील्ड को एक्सेस करो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिस डॉट पैरामीटर, ये हमने कंस्ट्रक्टर एक बना दिया पैरामीटर का, और इसी पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर को हमने यूज करना है आगे। पब्लिक स्ट्रिंग गेट ईमेल, ये एक नाम का हमने गेट मेल को गेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और रिटर्न मेल कि जैसे ही मेल रिट्रीव होगी उसको हमने मेल को रिटर्न करा देना है, ठीक है। और उसके बाद सेट जो है हमारे पास अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सेटर का जो मेथड है वो हम यूज करते हैं फॉर अपडेट द वैल्यूज ऑफ द फील्ड जो वैल्यूज होती हैं उसको अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। गेट जो होता है ये हमारा रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ द फील्ड, जो हमारी फील्ड से वैल्यूज रिटर्न कराने के लिए हम यूज करते हैं, और उसको हमने पब्लिक रखा है, स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप है। और ये आपके पास 2 मेथड, एक गेट ईमेल का है, दूसरा सेट ईमेल का है। सेट ईमेल का हम यूज नहीं करें क्योंकि हमने कोई अपडेट नहीं किया ना, यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट की हमने क्यूरी लगाई है। जब हम अपडेट करेंगे तो ये सेट ईमेल की भी आपका मेथड जो है वो एक्सेसिबल होगा। दूसरी बात ये है कि गेट में पासवर्ड को गेट करने के लिए हमने उसका पब्लिक नाम का रखा है, और मेथड को पब्लिक किया है, और उसके बाद स्ट्रिंग उसकी हमने डाटा टाइप रखी है, और रिटर्न पासवर्ड, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ईमेल के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही। एक क्लास बनाई, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स रखे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटर नाम का, उसके बाद हमने गेटर और सेटर के मेथड यूज कर लिए। सिर्फ इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना। उसके बाद हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा की ही फाइल है, उसकी तरफ आते हैं, चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि ये वाला कोड हमने क्यों यूज किया, कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर वगैरह यूज किए हैं। तो हम सबसे पहले बता देते हैं हमारी जो पहले ये .com एग्जाम्पल डॉट ये वाली जो है लॉगिन की, ये इंडिकेट करिए क्लास, ये आपका पार्ट है पैकेज का, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो पैकेज का नाम है ये जो रखा था वही हमने यूज किया है। उसके बाद आगे बस कुछ लाइब्रेरीज हैं जो स्टेटमेंट्स जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट करवाई हैं। अगर एंड्रॉयड ओएस डॉट बंडल की बात करें तो ये हम यूज करते हैं पास डाटा बिटवीन एक्टिविटीज पढ़ाई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो उसमें स्टार्ट पोज और वो वाली, तो वो उन एक्टिविटीज के दरमियान जो डाटा को ट्रांसफर है पास करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी है आपके पास एंड्रॉयड util डॉट लॉग, ये हेल्प करती है प्रिंट डीबग मैसेज इन दी लॉग कैट के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था ना, लॉग कैट के अंदर डाटा शो हो रहा था, तो वो आपको डीबग मैसेजेस और लॉग कैट के अंदर जब भी हम अपना एंड्रॉइड को जब हम किसी एमुलेटर पे रन करते हैं तो हमें लॉग कैट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि कब वो ऑन हुआ, कब वो बंद, हमने अगर बंद किया है एमुलेटर तो उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन लॉग कैट के अंदर थी विद दिस हेल्प, ठीक है, इसकी मदद से। उसके बाद आपके पास आ रही है विडगेट्स डॉट बटन, एडिट टेक्स्ट और टोस्ट, ये आपको प्रोवाइड करती है एक यूआई इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, ठीक है। कंपोनेंट एंड यूजर फीडबैक के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास एक नीचे जो ये ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी है, ये आपके पास एक बेस क्लास है फॉर एक्टिविटीज की विद बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी,
मतलब ये आपको इसके अंदर ना सारी एक्टिविटीज जो जो चीजें हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें उसकी एक बेस क्लास बनी होती है जो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। हम जो एंड्रॉयड में जितनी भी हम उसको ओपन कर रहे हैं या जो जितनी भी हम काम कर रहे हैं, अपनी जो एप्लीकेशन जब हमारी लॉन्च होती है वो सारी चीज इसमें स्टोर है हमारे ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी की जो क्लास है। ये हमारी एक बेस क्लास है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो हमारे पास है MyDB हैंडलर, ये वही वाली क्लास जो हमने यूज़ की थी, वो हमने यहाँ पर उसको यहाँ पर यूज़ करना है ताकि हम डाटाबेस के जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो सारे एक्सेस कर सकें डाटाबेस के, जो हमने अलग से बनाई थी यहाँ MyDB हैंडलर के नाम से, ये वाली। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए इसको इसके साथ अटैच किया है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है मेन एक्टिविटी को हमने एक्सटेंड करा है ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी के साथ, जो कि ये वैसे बेसिकली हमारे पास एक ब्लूप्रिंट के तौर पे यूज होता है फॉर क्रिएट एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जितने भी इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं वो सारे, अगर यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास ईमेल एड्रेसेस, जो हमने ईमेल के नाम से एक बनाया था एडिट टेक्स्ट, एडिटेबल है तो उसको एडिट टेक्स्ट रखा है, और ईमेल एड्रेस दूसरा पासवर्ड कि वो टॉगल में था तो उसमें आ गया है। ठीक है, बटन हमारे पास एक लॉगिन बटन है। ये तीन वो चीज़ें जो हमारे एक्टिविटी जो हमारी हमारा फॉर्म जो है उसके अंदर हमने यूज़ किया उसको एडिटेबल बनाने के लिए। ये चीज़ मैंने पहले लेक्चर में बताई थी आप लोगों को, वही चीज़ है। उसके बाद MyDB हैंडलर, उसके नाम से हमने एक डेटाबेस हैंडलर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, उसकी डेफिनेशन है ये। ठीक है, हो गया। ये हमारे सारे जितने भी डेटाबेस में ऑपरेशंस होंगे वो सारे इसी में हैंडल होंगे। फिर ये ऑन क्रिएट का मेथड यूज़ किया है हमने। ऑन क्रिएट का मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। क्रिएट करने के लिए हम जो भी हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें फिर अगर हमने क्रिएट करना डेटाबेस क्रिएट की थी तो उसके लिए हमने ऑन क्रिएट का मेथड यूज़ किया था। इसी तरह से इसमें हम ओवरराइड को जो हम करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं ऑन क्रिएट मेथड के साथ। ठीक है, जो कि आपका पढ़ा हुआ होता है ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी की क्लास के अंदर पढ़ा हुआ होता है, उसको हम ओवरराइड कर रहे होते हैं ऑन क्रिएट मेथड के साथ। ठीक है, इसमें प्रोटेक्ट नाम का हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है जो विजिबल होगा क्लास में और इसकी सब क्लासेस में। ठीक है, उसके बाद बंडल सेव्ड इंस्टेंट स्टेट है जो हम स्टोर करते हैं एक्टिविटी, और जो प्रीवियस एक्टिविटी आपकी परफॉर्म हुई है उसको रीस्टोर करने के लिए, यानी रीस्टोर द एक्टिविटी या आपकी पुरानी जो एक्टिविटी यूज हुई थी। जैसे हम करते नहीं है, हमने अपना एक एंड्रॉयड जैसे यहाँ पर इमुलेटर मैं रन करती हूँ उसके बाद मैं उसको ऐसे ही वहां पर बैक जाने के बजाय मैं सिर्फ उसको वहीं पर पॉज कर देती हूँ, या वहां पर साइड जैसे मोबाइल के अंदर भी करते हैं, हमारे पास साइड ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर देते हैं, देन वो उसी में आपके जो मोबाइल है उसमें साइड में पड़ा हुआ होता है, मैं भी दिखाऊंगी करके, वो एक्टिविटी आपकी वहां पर पॉज हो जाती है। वो उसको रीस्टोर करने के लिए वापस लाने के लिए हम जो यूज कर रहे होते हैं, दोबारा से हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो आपने यहाँ पर यूज की है इसमें गया लेआउट के अंदर ना आपके पड़ा हुआ होता है, यहाँ पर मेन एक्टिविटी की एक फाइल पड़ी होती है, ये वाली लेआउट के अंदर, ये वाली एक्टिविटी डॉन मेन, ये वाली। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि इसकी फाइल कहाँ पड़ी होती है, तो ये भी हमको पता चल गया अभी। जब हो रही होती है ना तभी समझ में आता है कि कहाँ से बच्चे क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने इनिशियलाइज व्यूज आपने इनिशियलाइज करें, ईमेल एड्रेस आ गया इसमें। फाइंड जो है व्यू बाय आईडी, ये वही बात है कि जो चीज़ भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आपके मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ की हैं, मैंने वो भी बात बताई थी, इन चीज़ों को यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर जितनी भी आप यूज़ कर रहे हैं बॉक्सेस बटन और जितनी भी चीज़ें यूज़ करें वो आपकी डॉट ले आई उसका कोई ना कोई आईडी होगा जो क्रिएट हो रहा होगा, और वो उसी को एक्सेस करके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आर डॉट लेआउट वाली बात मैंने पहले भी बताई थी।
थिंक हो गई हो क्लियर। r.id और उसके बाद उसका यहाँ पर हमने ईमेल, पासवर्ड, जो चीज़ें यूज़ की, ये तीनों चीज़ें यूज़ की थी हमने अपने लेआउट के लिए। तो उसके इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के पीछे उसकी कोई ना कोई आईडी है जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक्सेस ही उसको आईडी, अगर ये तीनों चीज़ें आपके लेआउट में मौजूद नहीं है तो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। यहाँ पर वो नो यूज़ या वो इस तरह से आ रहा होगा ब्लैक उसमें कि वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, इस तरह का कोई पीछे आपकी मेन जो एक्टिविटी है, मेन सॉरी यारी जो एक्सएमएल एक्टिविटी है उसके अंदर इस तरह का ना टेक्स्ट बॉक्स यूज हुआ है, ना पासवर्ड, ना कोई फील्ड है इस तरह की मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये है उसके ये इनिशियलाइज हो गया, आपका व्यू इनिशियलाइज हो गया। और उसको एक सबसे पहले हमने बताया था कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वीडियो में कि हम पहले उसकी आईडी को फाइंड करते हैं। ये फाइंड कर लिया, तीनों चीजें मिल गई, उसके बाद हमने डाटाबेस हैंडलर को इनिशियलाइज करना है। और वो हमने बताई है कि वो माई डीबी डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर, हमने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले किया है क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड पास दिस करंट कॉन्टेक्स्ट टू अ कंस्ट्रक्टर। यहाँ हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है जो कि हमने माई डीबी हैंडलर के नाम से, जो हमने पहले बनाई थी फाइल उसके अंदर। ठीक है, उसका एक इंस्टांस या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फॉर डेटाबेस ऑपरेशन के लिए, और यहाँ उसी को हमने यहाँ पे यूज किया है क्रिएट एक न्यू ऑब्जेक्ट करके, कि उसके अंदर हम पास कर रहे हैं करंट कॉन्टेक्स्ट को, जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं जैसे ईमेल और वो हम इसके अंदर पास कर रहे हैं माई डीबी हैंडलर। इसीलिए माई डीबी हैंडलर के नाम से ये वाली फाइल क्रिएट की और इसी को हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी हमने देखिए माई डीबी हैंडलर के अंदर जो जो चीजें हमने यहाँ पर यूज की हैं वो इसलिए यहाँ पे ये देखें माई डीबी की एक क्लास बनाई थी ये वाली, तो उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसके बैकएंड पे ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है कि जैसे क्लिक हो तो फिर आपका डाटा वहां पर जाके डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। तो पहले ईमेल का एक वेरिएबल लिया है ईमेल का, दूसरा हमने पासवर्ड, उसके बाद हमने यहाँ पर डॉट गेट वैल्यूज को गेट करने के लिए टू स्ट्रिंग है उसको हम पार्स करते हैं, तो ये हमने पार्स स्ट्रिंग में ही करना था स्ट्रिंग को, वो हमने पार्स कर लिया। उसके बाद लॉग क्रेडेंशियल्स, हमने लॉग डी के अंदर लॉगिन के लिए हम ये वाली चीज जो लॉगिन हो रही है वो हमें यहाँ लॉग क्रेडेंशियल के अंदर शो होगी। देन पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड यूज किया है, इंटर ईमेल और पासवर्ड। ठीक हो गया। वैलिडेट इनपुट, ये कंडीशन एक है कि ये वैलिड करेगी कि आपने जो ईमेल दी है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए और ना ही पासवर्ड एम्प्टी होना चाहिए। अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर वो एक पोस्ट शो कर रहा है जिसमें लिख रहा है कि प्लीज इंटर बोथ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्रिएट अ पासवर्ड ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पैरामीटर्स का, सॉरी उसके अंदर हमने पैरामीटर, इसमें हमने वैल्यूज आ गई, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है यूजर के नाम से, और उसके अंदर हमने क्या ईमेल और पासवर्ड ये यूज किया। पैरामीटर वही पैरामीटर है ये जो हमने क्लास बनाई थी पैरामीटर की, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं ये वाली, ठीक है, पैरामीटर की क्लास, और इसको पब्लिक किया था, इसीलिए किया था ताकि हम इसको यहाँ पर यूज कर सके। जब वैल्यूज जाएंगी यहाँ से ईमेल और इसकी, तो वो वहां पर आपको गेट और सेट जो हमने मेथड यूज करें वो एक्सेसिबल होंगे। उसके बाद यहाँ लॉग डी और यूजर ऑब्जेक्ट के लिए लॉगिन, और ये यूजर ऑब्जेक्ट यहाँ पर वो उसका क्रिएट करा, ये बेसिकली आपको नीचे जब लॉगिन होगा तो वो वहां पर आपको शो होगा, शो कराने के लिए यूज किया है कि वहां पर भी शो हो डेटाबेस के साथ ही यहाँ पर भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डेटाबेस के अंदर वैल्यूज हमें नहीं शो हो रही होती, हमें डेटाबेस को फाइंड करने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही होती है, जो कि मुझे भी हो रही थी। तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप लॉग डी में, ताकि आपको पता हो कि आपका जो कोड है वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है, मतलब वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, डाटा जो है फॉर्म के जरिए प्रिंट हो रहा है, ये बिल्कुल प्रिंट एफ और स्कैनफ या सी आउट और सी इन की तरह हम लॉग डी यूज करते हैं, ये बिल्कुल वही वाला काम है। उसके बाद है चेक इफ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ डीबी हैंडलर डॉट इज यूजर एग्जिस्ट यूजर डॉट गेट ईमेल। ठीक है, ये वाली चीज जो डीबी हैंडलर के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी, यहाँ पर हमने एक चेक लगाया था कंडीशन, वो देख लेते हैं एक बार।
ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे इज यूजर इज एग्जिस्ट के नाम से हमने ये बनाया था ना, ये वाला मेथड, इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक सेकेंड, ओके, ये वाला, ठीक है। ये आपका ये चेक करने के लिए कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, उसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। वैसे ये काम मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाया था, लेकिन चलो मैंने इसी को यहीं पे कंप्लीट कर लिया है। इसको खैर आप अपने रजिस्टर फॉर्म के हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। चेक इफ यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डाटाबेस, ये वही वाली चीज मैंने जो बताई थी कि यूजर अगर ऑलरेडी है तो ये आपको एक मैसेज दे देगा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। और ये वही वाला है जो आपका यहाँ पर माईडीबी के अंदर हमने इसको यूज किया था, वही वाली चीज, उसी उसी को यहाँ पर दोबारा से हमने उसका इंस्टांस ऑब्जेक्ट जो हमने है वो बना के यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, ये एक्सेसिबल भी यहाँ पे यूं है डीबी हैंडलर, क्योंकि हमने वहां पे बनाया हुआ है, वरना ये वाला सॉरी यूजर एग्जिस्ट वाला, अगर हम ये वहां नहीं होती चीजें तो ये यहाँ पर भी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एल्स में लिख दिया है इज इंसर्टेड, कि वो इंसर्ट है, मतलब इंसर्टेड का मतलब ये है कि यहाँ पर वो गेट कर रहा है ईमेल और पासवर्ड यूजर की, और डाटा को इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट डाटा को डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए वो यूज कर रहा है, और बुलियन उसकी ट्रू और फॉल्स, बुलियन आपको पता ही है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होती है उसकी कंडीशन, तो इंसर्ट होगा या नहीं होगा, दो ही एक है। इफ इज इंसर्ट होगा तो वो कह देगा कि लॉगिन जो है वो आपका डिटेल सक्सेसफुली, और एक टोर्स जो है लेंथ शॉर्ट के नाम से हमने ये यूज कर लिया डॉट शो का मेथड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो ये लॉग डी वाला जो यूज किया, ये आपका यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर शो होता है। ठीक है, इधर लॉग डी के अंदर आके लॉग ऐड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होता है। अभी जरा मैंने इसे कनेक्ट नहीं किया, जरा कनेक्ट करके ना मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद लॉग डी ये वाला जो है, ये टोस्ट आपको जो कुछ टाइम के लिए विद इन 2-3 सेकेंड्स के लिए या 5 सेकेंड्स के लिए आपको शो हो रहा होता है, एक नीचे छोटा सा मैसेज, वो बिल्कुल उसी के लिए हम यूज करते हैं, फेल टू लॉग इन डिटेल्स। आई थिंक एक एक चीज कवर हो गई, आई थिंक अब समझ में आ गया हो, और अभी ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एक माईडीबी नाम से ये बना लेनी है, डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशंस है वो सारे इसके अंदर हैं। उसके बाद पैरामीटर्स को यूज किया है, जिसमें हम पैरामीटर्स जो वैल्यूज हैं उनको गेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। सेट का भी नहीं किया, सिर्फ गेट के लिए आज से किया। सेट हम तब यूज करते हैं जब हमने अपडेट करना होता है या चेंज करना होता है, वो काम आप लोगों ने करके दिखाना है मुझे। उसके बाद आपके पास मेन एक्टिविटी की फाइल है, बस उसके अंदर इसके अंदर और कुछ नहीं क्रिएट करना, बस ये 3 फाइल्स हैं, उन 3 फाइल्स का डाटा जो है वो आपने सेट करना है। और बस अब इसको रन करते हैं, और रन करके इसकी आउटपुट को देखते हैं कि डेटाबेस में कैसे डाटा स्टोर हो रहा है।
और